हेलो ब्यूटीफुल, इट्स योर स्नेहा। आज इस वीडियो में मैं थर्ड पार्ट लाई हूँ द राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग का। पेज नंबर 19 to 26 तक मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। लेकिन इस बार ट्विस्ट ये होने वाला है कि मैं इस बार बुक रीड नहीं करूँगी। मतलब लाइक जो समरी वगैरह दिया है, मतलब जो बुक की एक्सप्लेनेशन दी हुई है उसको मैं रीड नहीं करूँगी। मैं डायरेक्ट आपको एक्सप्लेन बताऊँगी, एक्सप्लेनेशन दूँगी कि इसका मीनिंग क्या है, उस लाइन का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो आप बुक अपने साथ लेके बैठ जाइएगा, क्योंकि मैं बुक रीडिंग नहीं कर रही हूँ, डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। तो आपको अंडरस्टैंडिंग में भी प्रॉब्लम नहीं होगी, प्लस उसका ये भी इसका बेनिफिट ये है कि आपका टाइम बच जाएगा, आपका सेव होगा टाइम। तो इस बार मैं आपको थोड़ा ज़्यादा बताने वाली हूँ, तो इसलिए मैंने ये चीज़ रखा है कि 19 पेज नंबर से लेकर 26 पेज नंबर तक मैं आपको बुक रीड नहीं करूँगी, डायरेक्ट मैं एक्सप्लेनेशन दूँगी। अगर आप अभी तक मेरी फैमिली का मेंबर पार्ट नहीं है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो भी BFA एंट्रेंस के लिए एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या क्लास 12 बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको कोई क्वायरी है तो आप मुझे कमेंट डाउन करके पूछ सकते हैं। किसी लाइन में अगर आपको प्रॉब्लम्स आ रही है या वर्ड का मतलब नहीं पता है तो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी। और अगर आपको अपना वर्क शो करना है तो यहाँ पे इंस्टाग्राम ID दिख रहा होगा, वहाँ पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, DM कर सकते हैं। या फिर अगर आपको इंस्टाग्राम ID नहीं मिल रहा है तो डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पे ब्लू कलर का लिंक है इंस्टाग्राम ID करके, वहाँ पे जाके मेरे को DM कर सकते हैं। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जो राव भोज सिंह एंड उनके जो पापा राव सुरजन सिंह थे, उन्होंने एक मेंटेन किया था प्लेस चिनार, जो कि बनारस में है। और उन्होंने बहुत सारी पेंटिंग सेट को सरवाइव करवा के रखा है, मतलब लाइक उन्होंने सेव करके रखा था, मेंटेन किया था पेंटिंग्स को। इसका नाम है रजनीश, खम्बावती, बिलावाल, मलाश्री, भैरवी, पटम मंजरी एंड फ्यू अदर्स। ये सब पेंटिंग्स बचा के रखे हुए हैं। तो आज हम राग दीपक से लेके ओरछा तक मैं एक्सप्लेनेशन दूंगी आपको, पेज नंबर 19 से। अब जो राग दीपक है उन्हें रात में दिखाया गया है, वो एक मैन है और वो अपनी प्रिय औरत के साथ बैठा हुआ है। और वो लोग एक रूम में है, जिसको हम चैम्बर भी बोलते हैं, रूम को चैम्बर भी बोलते हैं। और जो रूम है वो ब्राइटली जो है ऑयल लैम्प की वजह से ब्राइट कर रहा है रूम, जिसकी वजह से रौनक आ रही है रूम में। और उसमें बहुत ही वार्म फीलिंग दे रहा है, एक टाइप का फीलिंग दे रहा है जो वार्म फीलिंग दे रहा है ड्यू टू ऑयल लैम्प। और ये जो लैम्प है, 2 लैम्प स्टैंड है, वो उस शेप ह्यूमन फिगर की शेप में बनाया गया है। 2 लैम्प जो कि यहाँ पे खड़ा किया गया है। आपको पेंटिंग्स में दिख रहा होगा, पेज नंबर 18 में पेंटिंग्स है, राग दीपक करके लिखा हुआ है। उसमें 2 लैम्प है, ह्यूमन फिगर के रूप में है, खड़ा किया गया है उसको। और ये दर्शाता है कि आर्टिस्ट की क्रिएटिविटी कितनी हाइजर लेवल पे थी और डेकोरेशन स्टाइल का उनका माइंडसेट कैसा था। और जो आसमान है वो बहुत सारे चमकते तारों से चमक रहा है। और जो मून है वो येलो नज़र आ रहा है, पूरा वाइट, प्रॉपर ब्राइट वाइट नज़र नहीं आ रहा है, येलो नज़र आ रहा है, पेल येलो। और ये येलो मून है वो दर्शाता है कि आधी रात ऑलरेडी हो चुकी है। और ये बहुत मून जो है, ये येलो मून इसलिए हुआ है क्योंकि बहुत टाइम से ये मून आसमान में पड़ा हुआ है, जिसके कारण ये येलो अपीयर नज़र आ रहा है। क्योंकि अगर स्टार्टिंग का नाइट होता है ना, तो जो मून होता है वो वाइट कलर का होता है, फिर आधी रात में जो मून होता है वो येलो कलर में हो जाता है। और जो कपल्स बैठे हुए हैं, बहुत कुछ घंटे बिता रहे हैं अपने एक दूसरे के साथ, और एक दूसरे का प्रेजेंस इंजॉय कर रहे हैं। अब आपको दिख रहा होगा कि वाइट कलर का डॉम जो है, डॉम मतलब ऊपर वाला जो पार्ट होता है छत वाला, वो येलो वाले पार्ट से कनेक्ट हो रहा है, बीच में गैप आ गया है टेम्पल जैसा। टॉप डेकोरेटिव पार्ट जो है पैलेस का, वो टच हो रहा है येलो स्पेस से। वो येलो स्पेस रिप्रेजेंट करता है ना कि यहाँ पे कुछ राइटिंग वगैरह टेक्स्ट लिखना था या पोएट्री लिखना था, इसलिए येलो पेज दिया गया है। और उसी में दीपक राग लिखा गया, ओनली द वर्ड दीपक राग आर रिटन, नो पॉम और वर्स इज रिटन देयर, ओके। और ये हमें अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है कि ये जो पेंटिंग्स होते थे उस टाइम पे कैसे बनाए जाते थे।
पहली बात तो ये है कि आर्टिस्ट ने इसको कंप्लीट किया, फिर उसको स्क्राइब को दे दिया गया सो डैट वो पोइट्री इसके ऊपर लिख सकें। स्क्राइब मतलब जो कहानी वगैरह लिखते हैं, रिटन टेक्स्ट लिखते हैं, उसको स्क्राइब बोलते हैं, तो उन्हें लिखने के लिए दिया गया था। बट इधर इस केस में ना पोएम को कभी ऐड ही नहीं किया गया, और इसमें दीपक रागी सिर्फ इसलिए लिखा गया ताकि पेंटर को गाइड कर सकें कि सब्जेक्ट हम कौन से सब्जेक्ट पे पेंटिंग बना रहे हैं। अगर हम बात करें 12 मासा की, जो कि 12 मंथ उनको हम इंग्लिश में बोलते हैं, ये बहुत ही कॉमन सब्जेक्ट है बूंदी पेंटिंग में। 12 मासा डिस्क्राइब करता है कि वेदर कैसा हो रहा है, मूड कैसा हो रहा है, सीजन कैसा चल रहा है 12 महीने का। और ये 12 मासा जो है वो केशव दास के द्वारा लिखाया गया था। जो 12 मासा वाला चैप्टर है ना, वो कवि प्रिया के 10th चैप्टर में प्रेजेंट है, और ये राय परवीन ने लिखा था। कवि प्रिया जो है राय परवीन ने लिखा है। कवि प्रिया के अंदर जो 10th चैप्टर है वो 12 मासा है, जो कि उन्होंने केशव दास ने लिखा है। राय परवीन जो थी ना, एक फेमस पॉलिटिशियन थी, टैलेंटेड वुमेन थी, जो कि म्यूजिक में स्किल था, उन्हें डांस आता था, पोएट्री लिखने आता था, और ये ओरछा से बिलोंग करती थी। अब आपको पेज नंबर 19 पे सामने पिक्चर दिया हुआ है, इसका मतलब बता देती हूँ कि क्या है। ये टाइटल, इस पिक्चर का टाइटल 12 मासा है, और उसको अश्विन ने बनाया है, और ये बूंदी स्कूल ऑफ पेंटिंग है, 17th सेंचुरी में बनाया गया था, और उसको वस्तु संग्रहालय मुंबई में रखा गया है पेंटिंग को। इस पेंटिंग में दिखाया जा रहा है कि जो बालकनी है उसमें एक औरत है, वो नीचे देख रही है, जो कि दिखाता है रॉयल लाइफ एंड आर्किटेक्चर। जैसे रानी वगैरह जो नीचे दिखती थी ना, तो रॉयल लाइफ की तरह दिखाता था, इसमें वही दिखाया गया है। और उसी टॉप पोर्शन में कपल्स हैं, जो मैंने अभी बात किया था ना कि औरत देख रही है, वैसे उनके साथ एक और है, एक और आदमी है, जो कि इंडिकेट करता है रोमांस एंड इमोशनल कनेक्शन दोनों के बीच में इंडिकेट करता है। जो लोअर पोर्शन है पेंटिंग का, वो दिखा रहा है कि यहाँ पे लोग गैदर हो रहे हैं, मतलब इकट्ठे हो रहे हैं, और म्यूजिशियन मूवमेंट सेलिब्रेशन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ट्रीज, स्काई और जो सराउंडिंग है वो दिखाता है कि सीजनल मूड कैसा है, जो कि इम्पोर्टेंट है 12 मासा की पेंटिंग्स में। तो अब हम आते हैं कोटा स्कूल ऑफ पेंटिंग में। हमारा ये कंप्लीट हो गया है बूंदी स्कूल ऑफ पेंटिंग। अब कोटा स्कूल ऑफ पेंटिंग मैं बताती हूँ क्या है। अब जो स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन चल रहा था बूंदी का पेंटिंग का, उसने बहुत ही हेल्प किया है कोटा स्कूल ऑफ पेंटिंग को डेवलप करने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें पेंटिंग का जो स्टाइलिस्टिक फीचर है उसमें हम कोटा स्कूल ऑफ पेंटिंग में भी देखते हैं। कोटा पेंटिंग जो था वो फेमस था हंटिंग सीन के लिए। उसमें दिखाया जाता था कि ग्रेट एक्साइटमेंट कैसा है, एनर्जी कैसा है, पैशन कैसा है हंटिंग एनिमल्स के लिए। और एक आपकी बात जानकारी के लिए आपको बता दूं कि बूंदी और जो कोटा था ना, वो एक ही किंगडम था, वन किंगडम अंटिल द ईयर ऑफ 1625। 1625 तक ये दोनों एक ही किंगडम था। बट जो मुगल एम्परर है जहांगीर, उन्होंने बूंदी किंगडम को डिवाइड कर दिया, और एक पार्ट जो है मधु सिंह को दे दिया। मधु सिंह एक राजा थे। मधु सिंह जो थे ना, वो एक छोटा बेटा था राव रतन सिंह के। उनको इसलिए दिया गया क्योंकि उनकी बहादुरी की वजह से जहांगीर इम्प्रेस हो गए थे, इसलिए उन्होंने दे दिया था। अब जब कोटा बूंदी से अलग हुआ है, तो कोटा ने खुद ही अपना पेंटिंग स्टाइल डेवलप किया, जो कि स्टार्ट हुआ था 1660 सेंचुरी के टाइम पे, ड्यूरिंग द रूल ऑफ जगत सिंह। अब जब शुरुआती का टाइम चल रहा था, उस टाइम पे ना बूंदी और कोटा की पेंटिंग्स ना बिल्कुल सिमिलर दिखती थी, क्योंकि जो कोटा के आर्टिस्ट होते थे ना, वो कॉपी करते थे सारी चीज़ें, थीम, स्टाइल, कंपोजिशन फ्रॉम बूंदी पेंटिंग। और कुछ कोटा के पेंटिंग तो ऐसे हैं जो कि ऑलमोस्ट एग्जैक्ट कॉपी है बूंदी पेंटिंग्स के। और बाद में धीरे धीरे कोटा के जो पेंटर्स हैं वो धीरे धीरे चेंजेस लाना स्टार्ट कर देते हैं फिगर्स एंड बिल्डिंग में, और वो फिगर्स एंड बिल्डिंग आर्किटेक्चर को इतना बड़ा ड्रामेटिक बनाते थे कि बिल्कुल अलग लगने लगा था। कुछ टाइम बीतने के बाद जो है आर्टिस्ट धीरे धीरे स्किल डेवलप कर लेते हैं ड्राइंग्स में, और उनकी पेंटिंग धीरे धीरे डेवलप नज़र आती है एज अ फॉर्म ऑफ क्लियर एंड यूनिक आइडेंटिटी। बट ड्यूरिंग द रूल ऑफ राम सिंह फर्स्ट, जब राम सिंह का रूल चलता है, तो जो कोटा के आर्टिस्ट होते हैं ना, वो धीरे धीरे अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर पेंटिंग्स बनाते हैं, नॉट जस्ट वन थीम, बहुत सारे थीम के ऊपर पेंटिंग्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं। कोटा के पेंटर्स जो होते थे ना, वो बहुत ही फर्स्ट इंडियन आर्टिस्ट बन गए थे लैंडस्केप के रूप बनाने के लिए, क्योंकि उन्हें फर्स्ट इंडियन आर्टिस्ट कहा जाता था, क्योंकि वो लैंडस्केप को बहुत ही अच्छा मेन सब्जेक्ट और पेंटिंग के रूप में बनाते थे। उमेर सिंह राजा बन गए थे जबकि वो 10 साल के थे, मतलब 10 साल में ही वो राजा बन गए थे उमेर सिंह।
बट जो जलीम सिंह थे ना, उन्होंने किंगडम को संभाला और उसके साथ साथ उमेद सिंह को हंटिंग एक्टिविटीज में बिजी किया। मतलब ये कहना चाह रहे हैं ना कि उमेद सिंह भले ही राजा बने 10 साल के जो हैं, लेकिन सारा किंगडम जो संभाल रहे थे वो जलीम सिंह संभाल रहे थे और उन्हें हंटिंग एक्टिविटीज में बिजी रखते थे। जो पेंटिंग्स बनाए जाते थे ना, वो प्रेस के ऊपर बनाया जाता था, लाइक रिकॉर्डिंग द किंग हंटिंग अचीवमेंट। मतलब राजा जो है उन्होंने हंटिंग जो किया है उनका अचीव हो गया, मतलब उन्होंने अच्छा अपना प्राप्त कर लिया है गोल्स को। अब उस टाइम पे जो पेंटिंग्स बनाई जाती थी जलीम सिंह के टाइम पे, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑब्सेशन दिखाने लग गया था हंटिंग के ऊपर, क्योंकि वो हंटिंग के ऊपर ही सारा थीम बनाने लग गए थे। हंटिंग बिकेम अ रॉयल सोशल एक्टिविटी, तो उसमें जो है रॉयल वुमेन भी पार्ट लेना शुरू कर दी थी। और जो कोटा की पेंटिंग्स होती थी ना, एकदम फ्री फ्लोइंग एंड एनर्जेटिक दिखाया जाता था, लाइक ब्रश वर्क जो होता था उसमें कैलीग्राफिक होता था, लाइक ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग यूज करते थे। इसमें शेडिंग का बहुत ही स्ट्रॉन्ग यूज करते थे, डबल लाइन यूज करते थे, क्योंकि ये स्पेशल फीचर्स होता था कोटा पेंटिंग्स का। और जो कोटा के आर्टिस्ट होते थे बहुत ही एक्सीलेंट थे पेंटिंग करने में, ऑन द बेसिस ऑफ एनिमल एंड हंटिंग बैटल्स। अभी आपको सामने पेज नंबर 20 पे पिक्चर गिवन है, मैं इसका मतलब बता देती हूँ कि क्या है। ये जो पेंटिंग्स है महाराजा राम सिंह फर्स्ट के टाइम पे बनाया गया था, जिसमें वो हंट कर रहे हैं लॉयन को मुकंदगढ़ में, और ये 1690 में बनाया गया और ये लंदन में रखा गया है कोलानागी गैलरी में। इसमें दिखाया जा रहा है कि जो महाराजा राम सिंह फर्स्ट है वो हंटिंग कर रहे हैं लॉयंस को, और वो रिफ्लेक्ट करता है कि कोटा स्कूल ऑफ पेंटिंग जो था वो बहुत ही ऑब्सेशन था हंटिंग स्कीन के साथ। इसमें बहुत बड़े बड़े ट्री का यूज़ किया है, रॉकी हिल्स का यूज़ किया है, फॉरेस्ट डोमिनेट का यूज़ किया गया है, नेचर लैंडस्केप को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया है, मॉडर्न बिल्डिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेचर एंड लैंडस्केप को दिया गया है, क्योंकि ये कोटा का फीचर्स है। जो लायंस एंड हॉर्स बनाए गए हैं वो बहुत ही अच्छे मूवमेंट और रियलिज्म में बनाया गया है। एनिमल्स एकदम एक्टिव नज़र आ रहा है, पावरफुल नज़र आ रहा है, ना कि स्टिफ की तरफ नज़र आ रहा है। स्टिफ मतलब कमज़ोर। और जो हंटर्स हैं वो उनको डायनेमिक पोज में दिखाया गया। फिगर्स जो है बहुत ही इलोंगेटेड नज़र आ रहे हैं, इलोंगेटेड मतलब लंबा और एनर्जेटिक नज़र आ रहा है। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। बीकानेर स्कूल ऑफ पेंटिंग राव बिकार राठौर से लेकर द वर्क्स वर्क कमीशन तक, जो कि पेज नंबर 22 में गिवन है। तो मैं आपको पेज नंबर 20 से लेकर 22 तक का एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। अब हम बात करें बीकानेर की, तो जो राव बिकार राठौर है उन्होंने राजस्थान में बीकानेर में किंगडम बनाया इन द ईयर ऑफ 1488। और बीकानेर जो है बाद में आगे चल के बहुत ही इम्पोर्टेंट किंगडम बन जाता है राजस्थान में। अब जब रूल चलता है किंग अनूप सिंह का फ्रॉम 1669 टू 1698, तो एक लाइब्रेरी स्टार्ट होता है बीकानेर में। और ये लाइब्रेरी जो था वो बहुत ही सारे कलेक्टेड करता था और स्टोर्ड करता था मैनी हैंड राइटिंग बुक्स को, जो कि हम मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं, आपको पता है, और पेंटिंग्स को सेव करके रखता था। अब जैसे कि आपको पता है कि बीकानेर का जो है बहुत ही लॉन्ग एंड क्लोज रिलेशनशिप रहा है मुग़ल रूलर्स के साथ। तो जो बीकानेर का जो ओन स्टाइल होता था ना, स्पेशल स्टाइल ऑफ पेंटिंग, वो धीरे धीरे मुग़ल आर्ट से इन्फ्लुएंस होने लग गया था। बीकानेर स्कूल ऑफ पेंटिंग्स में जो कलर यूज़ करते थे बहुत ही सॉफ्ट होता था, लाइट होता था और ज़्यादा ब्राइट नहीं होता था। अकॉर्डिंग टू इंस्क्रिप्शनल एविडेंस, इसका मतलब है कि कुछ लोग कहते थे, पुराने ज़माने के लोग मतलब हिस्टोरियंस कहते थे कि जो मुग़ल बहुत सारे मुग़ल के जो कोट पेंटर्स थे ना, वो बीकानेर में आए थे और वहाँ पे काम भी किए थे 17th सेंचुरी में। इसकी वजह से मुग़ल इन्फ्लुएंस होने लगता है। अब मैं इसका एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि जो राजा करण सिंह थे बीकानेर के, उन्होंने हायर किया था उस्ताद अली राजा को, और उस्ताद अली राजा जो कि बहुत ही फेमस पेंटर थे दिल्ली से, तो दिल्ली से आए थे बीकानेर में काम करने के लिए। और जो पुरानी पेंटिंग्स है बीकानेर की, उन्होंने सबसे पहले उस्ताद अली राजा ने ही स्टार्ट किया था बीकानेर स्कूल को, और इसकी शुरुआत हुई थी 1650 में। अब जब राजा अनूप सिंह रूल करते हैं तो रुकनुद्दीन जो थे बहुत ही फेमस मेन पेंटर थे उनके शासन के टाइम पे, और जो उनकी फैमिली होती थी वो मुग़ल कोर्ट से इन्फ्लुएंस होती थी। मतलब जो राजा अनूप सिंह थे उनकी जो फैमिली थी उनका कनेक्शन था मुग़ल कोर्ट के साथ। अब जो रुकनुद्दीन पेंडेंट बनाते थे ना, वो लोकल इंडियन स्टाइल को यूज़ करते थे, डेक्कनी स्कूल स्टाइल को यूज़ करते थे, मुग़ल स्कूल ऑफ स्टाइल को यूज़ करते थे। ऐसा पेंडेंट बनाते थे बीकानेर का।
उन्होंने तो बहुत सारी चीज़ें रिलीजियस इंपॉर्टेंट रिलीजियस को इलस्ट्रेट भी किया है, लाइक रामायण को, रसिक प्रिया, दुर्गा सप्तशती। कुछ फेमस पेंटर्स भी हैं उस टाइम पे, जब वो अनूप सिंह का रूल चल रहा था, तो उस टाइम पे कुछ फेमस पेंटर्स और हैं, जैसे इब्राहिम हो गए, नाथू हो गए, साहिबुद्दीन हो गए, ईशा हो गए। उनके अटेलियर्स में काम करते थे। अटेलियर्स का मतलब होता है यहाँ पे वर्कशॉप को बोला गया। जैसे हमारा एकेडमी होता है ना, जिसमें हम काम करते हैं वर्कशॉप में या फिर एग्जीबिशन में काम करते हैं, वैसे ही राजा अनूप सिंह के अटेलियर्स में ये सब आर्टिस्ट काम करते थे। और बीकानेर में जो जब आर्टिस्ट काम करते थे स्टूडियोज में, उनको मंडीज भी बोला जाता था। यहाँ पे बहुत सारे आर्टिस्ट आते थे, एक साथ काम करते थे अंडर द गाइडेंस ऑफ वन सीनियर मास्टर पेंटर। कुछ ओल्ड रिटर्न तो ये भी दिखाया गया है कि जो रुकनुद्दीन और इब्राहिम और नाथू थे, वो प्रोफेशनल स्टूडियोज को मैनेज करते थे, और यही बहुत सारे स्टूडियो जो है बीकानेर में था। अब आपको नीचे पेंटिंग गिवन है पेज नंबर 21 पे। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि इसमें क्या बोल रहे हैं। इस पेंटिंग में दिखाया गया है कि जो लॉर्ड कृष्ण भगवान जी हैं, वो माउंट गोवर्धन को उठा रहे हैं, पहाड़ को उठा रहे हैं, और वो विलेजर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम हैवी रेन सेंट बाय लॉर्ड इंद्र। जब लॉर्ड इंद्र गुस्सा हो जाते तो उन्होंने बारिश करवाया था, बहुत ही भारी बारिश करवाया था, जिसके कारण विलेजर्स को बहुत ही सफ़र करना पड़ा था। तो वही कृष्ण जी उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कृष्ण भगवान जी हैं जो सेंटर में खड़े हैं, और वो माउंटेन को एक ही हैंड से लिफ्ट कर रहे हैं, और बहुत ही काम नज़र आ रहे हैं, डिवाइन नज़र आ रहे हैं, और शोइंग हिज गॉडली पावर। इन्हें भगवान का पावर दिखाया जा रहा है। और जो विलेजर्स हैं, मैन और वुमेन, वो अंदर माउंटेन के अंदर खड़े हैं एक साथ, और एकदम सेफ नज़र आ रहे हैं, ग्रेटफुल। और ये रिफ्लेक्ट करता है कि जो कृष्ण भगवान जी का कनेक्शन था वो गोपाल के साथ बहुत ही ज़्यादा था। जैसे लाइक काव हो गया, काव हो गया, और अदर एनिमल्स जो थे वो बहुत ही ज़्यादा कृष्ण भगवान जी से प्रेम करते थे। ये पेंटिंग बीकानेर में ही बनाया गया था, और ये पेंटिंग साहिबुद्दीन ने बनाया है, 1690 में बनाया था, और इसको लंदन ब्रिटिश म्यूजियम में रखा गया है। जब राजा अनूप सिंह का शासन चल रहा था ना, तो जब पेंटिंग्स कंप्लीट कर लेते थे लोग, तो कोर्ट ऑफिसर आके ना उसमें नेम लिखते थे मास्टर आर्टिस्ट का ऑन द बैक ऑफ पेंटिंग, और डेट भी लिख देते थे कि ये पेंटिंग्स कब बनाया गया था। अगर एक स्टूडेंट भी ये पेंटिंग्स बना रहा है ना, तो उसमें मास्टर आर्टिस्ट नेम भी लिखा जाता था उनके साथ साथ। समटाइम जो स्टूडेंट का स्टाइल होता था वो मास्टर आर्टिस्ट से डिफरेंट होता था, फिर भी मास्टर आर्टिस्ट का नेम उस बुक वो पेंटिंग्स के पीछे लिखा जाता था। क्योंकि कुछ रिकॉर्ड में दिखाया गया है कि जो मास्टर आर्टिस्ट होते हैं वो पेंटिंग्स कंप्लीट होने के बाद फाइनल टच देते हैं, डिटेल्स वगैरह कंप्लीट करके हमारा पेंटिंग्स अच्छे से कंप्लीट करते हैं और क्लियर फिनिश्ड पेंटिंग्स बनाते हैं। आपने देखा होगा कि अगर हमसे कोई गलती होती है तो हमारे मास्टर आर्टिस्ट या हमारे टीचर कुछ ठीक कर देते हैं, इसलिए वो लोग मास्टर आर्टिस्ट का भी नेम बैक में लिखते थे। और फाइनल इम्प्रूवमेंट को ही हम गुडराई कहते हैं। गुडराई मतलब लिफ्ट करना, लिटरली मीनिंग टू लिफ्ट। गुडराई मीन्स मतलब टू लिफ्ट और एनहेंस द क्वालिटी ऑफ पेंटिंग्स। स्टूडियोज़ में तो बहुत सारे न्यू पेंटिंग्स बनाए जाते थे, जैसे लाइक पुराने पेंटिंग जो होते थे रिपेयर करते थे। रिपेयर मतलब मरम्मत करना, और पुराने पेंटिंग्स को नए पेंटिंग्स में मतलब लाइक पुराने पेंटिंग्स को फाइनल टच देके, फिनिशिंग देके उसको अच्छे से बनाना। और कुछ पेंटिंग्स जो है वो मेड कॉपीज करते थे, नकल करते थे पुराने आर्ट वर्क से। और कुछ आर्टिस्ट तो अपना खुद का पोर्ट्रेट बनाते थे, खुद का, और बहुत ही फेमस था वो बीकानेर स्कूल में, इसलिए उस पोर्ट्रेट में बहुत सारे रिटर्न डिटेल्स होते थे अबाउट आर्टिस्ट फैमिली बैकग्राउंड। और उसी मास्टर आर्टिस्ट को हम उस्ताद या फिर उस्ताद बोलते थे, मतलब मीनिंग इसका है एक्सपर्ट और मास्टर आर्टिस्ट। रुकनुद्दीन जो पेंटिंग्स बनाते थे ना, बहुत ही सॉफ्ट एंड जेंटल और सब्टल कलर यूज करते थे। और जो इब्राहिम पेंटिंग बनाते थे वो बहुत ही हैजी और ड्रीमी होता था और एटमॉस्फेरिक होता था। उनके जो फिगर्स होते थे बहुत ही डेलिकेट और ग्रेसफुल होता था, और जो फेस बनाते थे वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग शेडिंग के साथ बनाते थे और डेप्थ के साथ बनाते थे। इब्राहिम वर्कशॉप की वजह से बहुत सारे पेंटिंग्स प्रोड्यूस किया गया है। उनका नाम बहुत सारी इलस्ट्रेशन में भी आता है, जैसे लाइक बारहमासा हो गया, रागमाला हो गया, रसिक प्रिया में भी उनका नाम बहुत बार आता है इब्राहिम का।
बहिश जो होता था ना वो रॉयल डेली रिकॉर्ड बुक होता था। बहिश उस टाइम पे रॉयल डेली बुक रिकॉर्ड करता था, मतलब लाइक रॉयल लाइफ में क्या चल रहा है डेली लाइफ में उसको रिकॉर्ड करके बुक में रखा जाता था। इसी को बहिश बोलते हैं। इसमें बहुत सारे इंस्क्रिप्शन भी होते थे और वो डिटेल देते थे, इंफॉर्मेशन बहुत सारे देते थे रॉयल लाइफ के ऊपर। एंड बिकॉज ऑफ दिस बीकानेर स्कूल इज वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड। बहिश की वजह से ही बीकानेर स्कूल की पेंटिंग्स को बहुत अच्छे से डॉक्यूमेंट में रखा जाता था। और जो बहिश की बुक में होती थी वो उसमें इंफॉर्मेशन जो लिखी जाती थी वो मारवाड़ी लैंग्वेज में लिखी जाती थी, समटाइम पर्शियन लैंग्वेज में भी लिख देते थे। इसमें ये बताया जाता था कि आर्टिस्ट का नेम क्या है और उसका डेट क्या है। समटाइम जो इंस्क्रिप्शन होता था वो ये भी बताता था कि ये पेंटिंग्स कहाँ बनाया गया है, किसने बनाया है और ये क्यों बनाया गया है और कौन से इवेंट के रिलेटेड बनाया गया है। ये सब चीज़ें बहिश बुक में प्रेजेंट होती थी। कृष्ण भगवान जी फ्लूट बजा रहे हैं जो कि आपको पिक्चर में दिख रहा होगा पेज नंबर 22 पे, और उनके आसपास गाय हैं। और ये पेंटिंग बीकानेर में बनाया गया था 1777 में, और ये पेंटिंग म्यूजियम में रखा गया न्यू दिल्ली नेशनल म्यूजियम में। हमारा बीकानेर स्कूल ऑफ पेंटिंग का पैराग्राफ कंप्लीट हो चुका है। अब पेज नंबर 22 पे किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग से जो स्टार्टिंग लाइन है वाइडली हेल्ड अमंग चिल्ड्रन। नेक्स्ट पेज नंबर 23 पे एक्सेंटुएटेड कलर्स तक मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या लिखा हुआ है। जो किशनगढ़ की पेंटिंग्स होती थी ना उन्हें सबसे ज़्यादा मोस्ट स्टाइलिश पेंटिंग कंसिडर किया जाता था अमंग राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग में, क्योंकि ये बहुत ही रिफाइंड एलिजेंट एंड आर्टिस्टिक होता था पेंटिंग। और उसमें जो फेस बनाए जाते थे पेंटिंग्स में बहुत ही यूनिक होता था और ईजिली रिकग्नाइजेबल होता था। रिकग्नाइजेबल का मतलब ईजी में पहचान में आ जाना कि इंसान कौन है। और जो फेस में जो आईब्रोज बनाते थे वो कर्व्ड बनाते थे, कर्व्ड होता था। और आई जो बनाते थे वो लोटस पेटल की तरह बनाते थे। और जो आईज होता था वो स्लाइट पिंक शेड का होता था, मेकिंग देम लुक इमोशनल एंड ड्रीमी। और जो आईलिड होता था उन्हें हाफ क्लोज करके वो दिखाते थे, मतलब आधा आँख बंद है वो दिखाते थे। ड्रूपिन होता था, गिविंग अ रोमांटिक मूड वाला फीलिंग देता था। और जो नोज बनाते थे वो बहुत ही लॉन्ग शार्प एंड थिन बनाते थे। और जो लिप्स बनाते थे बहुत ही स्मॉल एंड डेलिकेट बनाते थे। और ये सब फेशियल फीचर जो है वो किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग स्टाइल का एक आइडेंटिटी है। किशन सिंह है कि जो कि जोधपुर के राजा के बेटे हैं, उन्होंने ही किशनगढ़ स्टेट को इस्टेब्लिश किया था 1609 में। अब जब 17th सेंचुरी आता है तो किशनगढ़ पेंटिंग जो है धीरे धीरे डेवलप होने लगता है अंडर द सपोर्ट ऑफ राजा मन सिंह। और इस टाइम पे 17th सेंचुरी तक आते आते किशनगढ़ ने अपना एक खुद का ओन सेपरेट और क्लियर पेंटिंग स्टाइल डेवलप कर लिया था। और लोग मानते हैं कि जो किशनगढ़ पेंटिंग का गोल्डन पीरियड है वो राजा सावंत सिंह के टाइम पे आता है। उन्हें इसलिए नागरी दास भी कहा जाता है। और वो पोएट भी थे और डिवोट ऑफ राधा कृष्ण भी थे, वो राधा कृष्ण को बहुत ज़्यादा मानते थे। निहाल चंद उस टाइम पे बहुत ही फेमस पेंटर थे किशनगढ़ के, और उन्होंने सावंत सिंह के अंडर में काम किया था निहाल चंद ने। और निहाल चंद बहुत ही हाईली रोमांटिक एंड डिवोशनल पेंटिंग्स बनाते थे। और मैनी स्कॉलर्स बिलीव करते थे कि जो बनी थनी थी वो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड हो चुके थे सावंत सिंह, इसलिए वो बनी थनी के ऊपर भी वो पेंटिंग बनवाते हैं। अब अगर हम बात करें किशनगढ़ पेंटिंग की थीम्स की तो उसमें बताया जाता है कि राधा कृष्ण का लव कैसे होता है, रोमांटिक पोएट्री, स्पिरिचुअल लव, मूनलिट नाइट, नेचर एज इमोशनल बैकग्राउंड, ये सब बताया जाता था। कलर स्कीम में यूज़ करते थे सॉफ्ट एंड ग्लोइंग कलर, पेल ग्रीन, ब्लू, वाइट एंड पिंक एंड मून लाइट इफेक्ट यूज़ करते थे। काम एंड पोएटिक एटमॉस्फेयर यूज़ करते थे। अब अगर हम बात करें स्टाइल फीचर्स की किशनगढ़ पेंटिंग की तो उसमें हाईली स्टाइलिश फिगर होता था, इलोंगेटेड नेक होता था, इलोंगेटेड मतलब लंबा नेक होता था, फेस होता था, लोटस शेप का आई होता था, शार्प नोज होता था, थिन लिप्स होता था, रोमांटिक एंड डिवोशनल मूड होता था, फ्लैट बैकग्राउंड विथ लिरिकल क्वालिटी एंड एम्फेसिस ऑन ब्यूटी रेदर देन रियलिज्म। वो लोग ब्यूटी पे ज़्यादा फोकस करते थे रेदर देन रियलिज्म। अब बात करें बनी ठनी कौन थी, हु इज़ बनी ठनी। वो बनी ठनी जो थी वो एक आइकनिक फीमेल फिगर थी किशनगढ़ की पेंटिंग। और ये पेंटिंग जो है निहाल चंद ने बनाया था बनी ठनी की, जो कि रिप्रेजेंट करता है आइडियल फेमिनाइन ब्यूटी को। अब अगर हम बात करें फेशियल फीचर्स क्या था बनी ठनी का तो उनकी बहुत लंबी कर्व्ड आईब्रोज होती थी और लोटस शेप का आईज होता था, शार्प नो पॉइंटेड नोज होता था, थिन लिप्स होते थे और इलांगेटेड फेस एंड नेक होता था एंड ग्रेसफुल पोस्चर होता था।
जब बात आती है 1658 टू 1706, तो जो पेंटर्स थे ना वो ऑलरेडी एक्टिव हो गए थे रॉयल कोर्ट ऑफ किशनगढ़ में, मतलब लाइक राजा के दरबार में किशनगढ़ में बहुत ही एक्टिव हो गए थे। और ये शो करता है कि पेंटिंग्स उस टाइम पे डेवलप होना स्टार्ट हो गया था ड्यूरिंग दिस रीजन। अब बात करें स्पेशल किशनगढ़ स्टाइल की, तो किशनगढ़ स्टाइल जो है फुली डेवलप हो गया था इन द अर्ली 18th सेंचुरी, स्पेशली ड्यूरिंग द रूल ऑफ राजा राज सिंह। राजा राज सिंह जो थे वो फॉलोवर बन गए थे पुष्टि मार्गीय सेक्ट के, स्टार्टेड बाय वल्लभाचार्य ने स्टार्ट किया था, तो उसके फॉलोवर बन गए थे जिसमें फोकस करते थे डिवोशन टू लॉर्ड कृष्ण भगवान। और इस डिवोशन की वजह से जो स्टोरीज ऑफ कृष्ण भगवान जी की स्टोरीज होती थी जैसे लाइक कृष्ण लीला, वो बिकेम द मेन सब्जेक्ट ऑफ किशनगढ़ पेंटिंग। कृष्ण लीला वाली सब्जेक्ट जो थी बहुत ही मेन सब्जेक्ट बन गया था किशनगढ़ पेंटिंग का। और मोस्ट ऑफ द पेंटिंग जो किशनगढ़ पेंटिंग की होती थी वो हमेशा राधा कृष्ण थीम के ऊपर ही बनाई जाती थी। और अगर हम बात करें फेमस पेंटर ऑफ किशनगढ़ की, तो निहाल चंद थे जिन्होंने राजा सावंत सिंह के लिए काम किया है। और निहाल चंद ने टोटल 22 ईयर्स काम किया है राजा सावंत सिंह के लिए, जिसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स बनाई थी। राजा सावंत सिंह जो थे वो भी एक पोएट ही थे जो कि मैंने आपको बताया हुआ है। निहाल चंद जो थे वो पेंटेड करते थे पिक्चर बेस्ड ऑन द किंग पोएम, मतलब जो राजा सावंत सिंह पोएम लिखते थे ना उसी के ऊपर वो पेंटिंग्स बनाते थे निहाल चंद। और यही पेंटिंग जो थी वो राधा एंड कृष्ण को एज ए डिवाइन लवर्स पेंटिंग्स बनाते थे। और राधा एंड कृष्ण को छोटा दिखाया जाता था, स्मॉल इन साइज, एंड सराउंड कर दिया जाता था उसको आसपास डिटेल्स लैंडस्केप में देके, जैसे लाइक ड्रीमी एंड पोएटिक फीलिंग्स उसमें जाग जाती थी उस पेंटिंग को देखने के बाद। जैसे कि आप सामने ना एग्जांपल देख सकते हो, पेज नंबर 23 पे पेंटिंग है राधा कृष्ण की, वो पालकी में बैठे हुए हैं अंदर। बहुत ही कृष्ण भगवान जी और राधा छोटी साइज में नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो लैंडस्केप का डिटेलिंग्स है बहुत ही भर भर के दिया है। आर्टिस्ट वगैरह जो होते थे किशनगढ़ के वो बहुत ही अच्छा पेंटिंग्स ब्यूटीफुल सीनिक व्यू बनाते थे, लाइक यूजिंग ब्राइट कलर स्ट्रॉन्ग एंड एसेंटुएटेड कलर यूज करके बहुत अच्छा पेंटिंग बनाते थे। अब पेज नंबर 23 पे सामने जो आपको पेंटिंग दिख रहा है उसमें बताती हूँ क्या लिखा है। इसमें जो राधा एंड कृष्ण जी जो हैं वो बैठे हुए हैं पैविलियन के अंदर, जिसको हम छतरी भी बोलते हैं। और उनका बहुत ही इलोंगेटेड फेस है, लॉन्ग आईज है, शार्प नोज है, किशनगढ़ का स्टाइल है जो कि आपको पता है। और बैकग्राउंड में ग्रीन कलर का लैंडस्केप है और काम रोमांटिक स्पिरिचुअल मूड रिप्रेजेंट कर रहा है। फिगर जो है ग्रेसफुल नज़र आ रहा है, डेलिकेट नज़र आ रहा है, पोएटिक है एंड डिवोशनल फीलिंग्स नज़र आ रहा है। तो अब आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ, जोधपुर स्कूल ऑफ पेंटिंग। स्टार्टिंग करते हैं हम विद द पॉलिटिकल प्रेजेंस ऑफ मुगल से लेकर पेंटिंग फाइंड अ मेंशन पेज नंबर 24 तक। इसमें बता रहे हैं कि जब 16th सेंचुरी आया था तो मुगल रूलर्स बहुत ही पावरफुल बन गए थे इंडिया में। एंड बिकॉज ऑफ दिस मुगल आर्ट स्टाइल बहुत है इन्फ्लुएंस होने लग गया था लोकल पेंटर्स से। और आर्टिस्ट जो है ना वो धीरे धीरे रियलिस्टिक पोर्ट्रेट की तरफ शिफ्ट हो रहा था, लाइक रियलिस्टिक पोर्ट्रेट ऑफ किंग का कैसे बनाना है, रॉयल कोर्ट सीन दिखाना है, जस्ट लाइक मुगल पेंटिंग में जो होता था। लेकिन उसके बावजूद अगर मुगल इन्फ्लुएंस स्ट्रांग होता था तो जो लोकल फोक स्टाइल ऑफ राजस्थान होता था बहुत ही पावरफुल होता था। एंड इट वॉज डीपली कनेक्टेड टू द लोकल कल्चर एज यू नो ऑलरेडी, एंड ट्रेडिशन से बहुत ही ज़्यादा डीपली कनेक्टेड था राजस्थान की बात करूँ तो। सो दिस फोक स्टाइल डिड नॉट डिसअपियर, तो राजस्थान का जो फोक स्टाइल है वो डिसअपियर नहीं हुआ, गायब नहीं हुआ, एंड रिमेन डोमिनेंट इन मोस्ट पेंटिंग, हमेशा डोमिनेंट ही रहा है। अगर मैं बात करूँ जोधपुर स्कूल ऑफ पेंटिंग की, जो कि सबसे पुरानी पेंटिंग्स है, वो है पाली में बनाई गई थी और उसको रागमाला सीरीज बोलते हैं। पाली में बनाया गया था पुरानी सबसे पेंटिंग जोधपुर की, और वो रागमाला सीरीज था। और उस जिन्होंने ये पेंटिंग बनाया था उनका नाम बिरजी था, बिरजी। और वो 1623 में रागमाला सीरीज बनाया था उन्होंने। रागमाला सीरीज में ये दिखाते थे कि जो पेंटिंग्स है वो इंडियन म्यूजिकल रागस के ऊपर बेस्ड है, मूड के ऊपर बेस्ड है, सीजन एंड इमोशंस दिखाया जाता है। पाली जो है एक टाउन है राजस्थान में जहाँ पे जोधपुर अर्ली पेंटिंग बनाई जाती थी, पुरानी पेंटिंग वहीं बनाई जाती थी जोधपुर की। बिरजी जो है वो एक पेंटर हैं जिन्होंने रागमाला सीरीज को क्रिएट किया था 1623 में।
अब अगर हम बात करें जोधपुर स्कूल ऑफ पेंटिंग की, वो फ्लरिश्ड हुआ था। फ्लरिश मतलब होता है फेमस होना। तो जो पेंटिंग फ्लरिश हुआ था वो ग्रेटली ड्यूरिंग द रूल ऑफ महाराजा जसवंत सिंह। जब जसवंत सिंह रूल कर रहे थे 1600 सेंचुरी में, मिड में, तो बहुत ही फ्लरिश हुआ था पेंटिंग्स। एंड दिस पीरियड वॉज वेरी प्रोडक्टिव फॉर जोधपुर पेंटिंग, क्योंकि उसी की वजह से बहुत सारे पेंटिंग प्रोड्यूस किया गया था उस टाइम पे। अब जब 1640 आता है तो आर्टिस्ट जो होते हैं ना, धीरे धीरे डॉक्यूमेंट्री पेंटिंग बनाने लगते हैं, सच एज पोर्ट्रेट ऑफ किंग, लाइक किंग का पोर्ट्रेट कैसे बनाना है, कोर्ट सीन कैसे बनाना है, रॉयल इवेंट कैसे बनाना है, ये सब दिखाने लग गए थे पेंटिंग्स में। पेंटिंग्स में ये हमेशा रिकॉर्डेड रियल कोर्ट लाइफ दिखाने लग गए थे। और ये स्टाइल जो है ना वो इम्पोर्टेंट रहा है 19th सेंचुरी तक। और फिर उसके बाद जो पेंटिंग्स है वो धीरे धीरे रिकॉर्डिंग इवेंट के ऊपर कम बनाने लग गए थे। रिकॉर्डिंग इवेंट मतलब राजा वगैरह का जो लाइफ स्टाइल है उसके ऊपर पेंटिंग बनाना कम कर दिया था 19th सेंचुरी से। लेकिन अगर हम बात करें महाराजा जसवंत सिंह की पोर्ट्रेट की, तो आज भी एग्जिस्ट करता है। इस मतलब उनकी पेंटिंग आज भी सरवाइव करता है। जो महाराजा जसवंत सिंह थे वो बहुत ही ज़्यादा डिवोटेड थे टुवर्ड वल्लभा सेक्ट के, ज़्यादा वो थे उनकी, मतलब उन्हें ना श्रीनाथ भगवान जी को ज़्यादा पूजा करना बहुत ज़्यादा पसंद था। और वो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिवोट थे भगवान की तरफ। एंड बिकॉज ऑफ दिस डिवोशन बहुत सारी पेंटिंग कृष्ण भगवान जी के स्टोरीज पे बनाई गई है, स्पेशली फ्रॉम द भगवत पुराण। अब जब उनका वॉर चलता है मुगल रूलर के साथ, औरंगजेब के साथ, तो जो अजीत सिंह है वो राजा बन जाते हैं 1679 टू 1724 के बीच में। जो है अजीत सिंह राजा बन जाते हैं। टोटल लगभग 25 साल तक उनका वॉर चल रहा था जसवंत सिंह का। और इस वॉर में ना वीर दुर्गादास राठौर ने भी लड़ाई किया था, बहुत ही ब्रेवली के साथ वॉर लड़ाई लड़ी थी। और वो फेमस राजपूत वॉरियर भी थे। अगर हम बात करें वीर दुर्गादास राठौर की, तो वो एक फेमस राजपूत वॉरियर भी थे। वीर दुर्गादास ब्रेवरी की वजह से वो बहुत ही पॉपुलर सब्जेक्ट बन जाता है इन जोधपुर पेंटिंग। और उनकी पेंटिंग्स में ये दिखाने लग गए थे कि पॉइंट्स के ऊपर कैसे पेंटिंग्स बना रहे हैं, कोट पेंटिंग्स कैसे बना रहे हैं, ये सब दिखाने लग गए थे। अब अगर हम एग्जांपल दें दुर्गादास की पेंटिंग की, तो उसमें से एक पेंटिंग फेमस है जो कि बहुत पॉपुलर है, राइडिंग हॉर्स करते हुए दुर्गादास को दिखाया गया है। और अगर हम बात करें लास्ट पेंटिंग की, लास्ट इनोवेटिव फेज की बात करें जोधपुर की, पेंटिंग्स कब बनाई गई थी, वो ड्यूरिंग द रूल ऑफ मान सिंह रीजनल। जब मान सिंह शासन कर रहे थे, रूल कर रहे थे, तो लास्ट इनोवेटिव पेंटिंग बनाई गई थी जोधपुर में। और जब लास्ट इनोवेटिव पेंटिंग बनाया गया था तो उसमें ये सब चीज़ें दिखाई गई थी, जैसे रामायण हो गया, ढोला मारू, पंचतंत्र, शिव पुराण। और रामायण पेंटिंग में हमेशा आर्टिस्ट जो है लोकल जोधपुर नॉलेज को यूज करते थे। अयोध्या को वो हमेशा जोधपुर सिटी की तरह दिखाते थे, जैसे बाजार बना दिया उन्होंने पेंटिंग्स में, स्ट्रीट बना दिया, गलियां बना दिया, गेट बना दिया। इसी की वजह से पेंटिंग जो है बहुत ही लुक एंड रियलिस्टिक लगती थी। और जितना भी राजस्थानी का पेंटिंग्स है, राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स है, सारे लोकल बिल्डिंग्स, कपड़े, कल्चर मिक्स हो गया था मिथोलॉजिकल स्टोरीज के साथ। आपको पता है कि मान सिंह जो थे वो बहुत ही ज़्यादा नाथ सेक्ट को फॉलो करते थे, बहुत ज़्यादा मानते थे, इसलिए उनके ऊपर भी पेंटिंग बनाई गई है नाथ गुरुज के ऊपर। अ पेंटिंग सीरीज कॉल्ड नाथ सरिता वॉज क्रिएटेड इन 1824। नाथ सरिता नाम का एक पेंटिंग बनाया गया है, सीरीज उन्हीं के ऊपर बनाया गया है, जो कि वो फॉलो करते थे ना, आपको बताया था कि मान सिंह फॉलो करते थे नाथ सरिता, तो उन्हीं के ऊपर पेंटिंग बनाया गया था 1824। लेकिन मोस्ट जोधपुर पेंटिंग्स में ना इंस्क्रिप्शन नहीं होता था, जैसे आर्टिस्ट के नेम नहीं होते थे, डेट नहीं होता था, प्लेस भी नहीं होता था कभी कभी। अब आपको पेज नंबर 24 पे पिक्चर दिख रहा है, मैं बता दूँ क्या है। पेंटिंग जो है वो ढोला मारू के ऊपर बनाया गया है। स्कूल जोधपुर है, आपको पता है, मारवाड़ में बनाया गया था, 1810 में बनाया था, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें आर्टिस्ट का नेम क्यों नहीं दिया, क्योंकि जोधपुर में सम टाइम पेंटिंग्स के अंदर आर्टिस्ट का नेम होता ही नहीं था, इसीलिए इसमें पेंटिंग्स में आर्टिस्ट का नेम है ही नहीं। डायरेक्ट पेंटिंग का नाम बता दिया, पेंटिंग के आर्टिस्ट का नाम तो बताया ही नहीं। अब पेज नंबर 25 पे आते हैं जयपुर स्कूल ऑफ पेंटिंग पे। उसको मैं पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ पैराग्राफ।
इस टॉपिक को। अगर हम बात करें जयपुर स्कूल ऑफ पेंटिंग तो सबसे पहले अमेर में स्टार्ट हुआ था, जो कि ओल्ड कैपिटल है जयपुर का। अमेर जगह नाम का जो एक जगह है वो बहुत ही क्लोज था आगरा दिल्ली से, तो जो मुगल इन्फ्लुएंस है वो जयपुर में जल्दी पहुंच जाता है, ईजिली पहुंच जाता है इन्फ्लुएंस। और जो जयपुर के रूलर्स होते थे राजा वगैरह, वो उनका फ्रेंडली रिलेशन होता था मुगल एम्परर के साथ। एंड बिकॉज ऑफ दिस फ्रेंडशिप मुगल स्टाइल ग्रेटली इन्फ्लुएंस जयपुर पेंटिंग्स। अब राजा भारमाल एक हैं, राजा नाम के भारमाल हैं, उन्होंने अपनी बेटी को मुगल को दे दिया था शादी करने के लिए, अकबर को शादी करने के लिए दे दिया था, सो दैट वो अपनी रिलेशन को स्ट्रेंथ कर सकें, मजबूत बना सकें। सो उस लोग कितनी सेल्फिश वाली बात आ गई यहाँ पर कि वो अपनी बेटी को रिलेशनशिप बनाने के लिए, अच्छा रिलेशन बनाने के लिए अपनी बेटी से शादी करा रहे हैं अकबर से। भगवंत दास का भी बहुत ही क्लोज पर्सनल फ्रेंडशिप था अकबर के साथ। और जो मान सिंह है राजा, वो बहुत ही अकबर के मोस्ट ट्रस्टेड मिलिट्री जनरल बन जाते हैं। सवाई जय सिंह जो हैं वो जयपुर सिटी में आए थे 1727 में। जब वो जयपुर में आए तो उन्हीं की वजह से जो कैपिटल है अमेर से जयपुर में शिफ्ट हो गया था, और यही सिटी का नेम उनकी वजह से ही पड़ा था, सवाई जय सिंह के कारण, क्योंकि उन्होंने ही इस्टेब्लिश कर दिया था कि अमेर से अब जयपुर पेंटिंग कहलाएगा। और जो जयपुर की पेंटिंग है बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई थी ड्यूरिंग द रूल ऑफ सवाई जय सिंह। जयपुर की पेंटिंग बहुत ही डिस्टिंक्ट बन गई थी और इंडिपेंडेंट स्टाइल बन गई थी, नॉट जस्ट मुगल इमिटेशन, मतलब लाइक मुगल तक ही नहीं था, वो अपने आप में इंडिपेंडेंट भी बन गया था जयपुर की पेंटिंग। मुगल आर्टिस्ट को इनवाइट भी किया गया था जयपुर में काम करने के लिए फ्रॉम दिल्ली टू वर्क इन जयपुर। और जो मुगल आर्टिस्ट होते थे उन्होंने काम किया है रॉयल पेंटिंग वर्कशॉप में, अटेलियर में काम किया था। और बहुत सारे स्किल्ड आर्टिस्ट को एनकरेज किया गया है कि वो हमेशा के लिए, परमानेंटली के लिए जयपुर में काम करें और रहें। सूरत खाना एक बहुत ही बड़ा रॉयल पेंटिंग वर्कशॉप है और स्टोर हाउस है जिसमें पेंटिंग्स को रखा जाता है। उन्होंने रीऑर्गेनाइज किया था सवाई जय सिंह ने। सवाई जय सिंह जो थे वो वैष्णविज्म को, रिलीजन को फॉलो करते थे, तो बहुत सारी पेंटिंग्स उनके में बनाई जाती थी। कृष्ण, विष्णु भगवान, वैष्णव थीम्स ये सब दिखाए जाते थे, वो कॉमन सब्जेक्ट था। अब आपको यहाँ पे पेंटिंग दिख रहा होगा द हार ऑफ गॉड हुली। ये जो है जयपुर स्कूल ऑफ पेंटिंग का है, 1780 में बनाया गया था और नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में रखा गया है। इसमें दिखाया गया है ना कि जो गाय है वो इवनिंग के टाइम पे गॉड हुली के लिए जा रही है, और जो आर्किटेक्चर है बैकग्राउंड में दिखाया गया है, राजा वगैरह जो गाय हैं, पीपल हैं, वो एक साथ नज़र आ रहे हैं। मुगल स्टाइल का पर्सपेक्टिव दिखाया गया है, राजपूत कलर का यूज़ किया गया है, काम है और एकदम ऑर्डरली में लोग चल रहे हैं, डेकोरेटिव कंपोजिशन में है। अब पेज नंबर 26 पे आते हैं। इसमें बोल रहे हैं कि जो जयपुर की पेंटिंग्स होती थी वो बहुत ज़्यादा राधा कृष्ण लव स्टोरीज के ऊपर ही बेस्ड बनाया जाता था। और जो है आर्टिस्ट वगैरह जो थे वो फेमस लिटरेरी टेक्स्ट के ऊपर पेंटिंग बनाते थे, जैसे लाइक रसिक प्रिया हो गया। रसिक प्रिया को इंग्लिश में लव एंड इमोशंस बोलते हैं, गीता गोविंद को इंग्लिश में राधा कृष्ण डिवोशन बोलते हैं, बारह मासा को इंग्लिश में 12 मंथ बोलते हैं, रागमाला को इंग्लिश में म्यूजिकल मोड बोलते हैं, मोड। और जो हीरो दिखाते थे वो अपने पेंटिंग्स में वो हमेशा कृष्ण भगवान जी के रूप में दिखाते थे। लाइक उन्हें हीरो, जैसे राजा अपने आप को दिखाना चाह रहा है तो वो कृष्ण भगवान जी का रूप लेके अपने आप को शो करते थे अपने पेंटिंग्स में। आर्टिस्ट को बोलते थे कि उन्हें कृष्ण भगवान जी के रूप में पेंटिंग्स को दिखाएं। पोर्ट्रेट्स ऑफ किंग एंड नोबल्स वर वेरी पॉपुलर। पोर्ट्रेट जो थे राजा के ऊपर पोर्ट्रेट बनाई जाती थी और नोबल्स बनाया जाता, बहुत ही पॉपुलर था। अब हम बात करते हैं कि फेमस पेंटर क्या है। जयपुर स्कूल के पेंटर्स कौन कौन थे। एक थे साहिब्रम और एक थे मोहम्मद शाह। साहिब्रम जो थे वो एक्सीलेंट पोर्ट्रेट पेंटर थे और जो मोहम्मद शाह थे वो इम्पोर्टेंट कोर्ट आर्टिस्ट थे। दोनों के बीच का डिफरेंस याद रखना आप लोग। सवाई ईश्वरी सिंह जब राजा रूल करते हैं 1743 टू 1750, उन्होंने बहुत ही सपोर्ट किया था, कंटिन्यू सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया था आर्टिस्ट को। अब धीरे धीरे जो पेंटिंग्स है वो उन हॉबीज दिखाने लग गई थी, रॉयल हॉबीज सच एज एलिफेंट राइड, बोर एंड टाइट, टाइगर हंट, एलिफेंट फाइट, ये सब दिखाना स्टार्ट कर दिया था। ये कॉमन सब्जेक्ट बन गया था। और जो सवाई माधो सिंह थे वो हमेशा कोर्ट लाइफ स्क्रीन को दिखाना बहुत पसंद करते थे, लाइक दरबार हो गया, फेस्टिवल हो गया, रॉयल सेरेमनीज हो गया।
सवाई माधो सिंह 1750 टू 1767 में रूल किया गया था, जिसमें ये सब चीज़ें दिखा रहे थे। बट कुछ चेंजेस हुए हैं, मेजर चेंज आए हैं पेंटिंग्स में अंडर द रूल ऑफ सवाई प्रताप सिंह, जब उनका चल रहा था रूल 1779 टू 1803। तो न्यू फेज स्टार्ट होता है जयपुर की पेंटिंग्स में अंडर द रूल ऑफ सवाई प्रताप सिंह। बट इस टाइम पे जो है मुग़ल इन्फ्लुएंस, जो स्ट्रॉन्ग मुग़ल इन्फ्लुएंस था, बहुत ही कम हो गया था, रिड्यूस हो गया था सवाई प्रताप सिंह के टाइम पे। और फिर से नया जयपुर का स्टाइल डेवलप होता है, फोकल आर्ट होता है ना, अपना खुद का लोकल आर्ट होता है, जो डेवलप होना स्टार्ट हो गया था। और जो जयपुर स्टाइल ऑफ पेंटिंग थी वो एक मिक्सचर बन गया था मुग़ल रियलिज्म पे प्लस लोकल राजपूत ट्रेडिशन के ऊपर पेंटिंग बनना स्टार्ट हो गया था जयपुर स्टाइल में। एंड दिस वॉज द गोल्डन फेज ऑफ जयपुर पेंटिंग, को गोल्डन फेज भी कहा जाता है। टोटल 50 आर्टिस्ट साथ में मिलकर काम किए थे। सवाई प्रताप सिंह जो थे वो स्कॉलर भी थे, पोइट भी थे, राइटर भी थे और भगवान की डिवोट भी थे। भगवान को बहुत मानते थे, कृष्ण भगवान जी को। और जो पुरानी पुरानी पेंटिंग्स होती थी, पुरानी थीम्स होते थे, वो बहुत पॉपुलर होने लग गया, फिर से वापस पॉपुलर होने लग गया क्योंकि बीच में मुग़ल इन्फ्लुएंस आ गया था। तो जो पुरानी थीम्स होती थी वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लग गया था। जब जैसे ही प्रताप सिंह आए तो फिर से वापस पुरानी थीम्स पॉपुलर होना स्टार्ट हो गया, जैसे गीता गोविंद हो गए, रागमाला हो गया, भगवत पुराण हो गया। अब जो पेंटिंग्स है ना वो उस टाइम पे कॉपी करने लग गए थे पुरानी पेंटिंग से, यूजिंग ट्रेसिंग एंड पाउंसिंग टेक्निक को। अब जो आर्टिस्ट होते थे जयपुर के वो प्रेफर्ड करते थे कि लास्ट पेंटिंग बनाए, लाइफ स्टाइल रॉयल पोर्ट्रेट के ऊपर पेंटिंग बनाए। आई नो गाइस, ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, लेकिन मेरे लिए ज़रूरी था इस वीडियो को कंप्लीट करना, इस चैप्टर को कंप्लीट करना। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में जो कि हमारा लास्ट पार्ट होने वाला है इस चैप्टर का, उसमें हम पेंटिंग्स के एक्सप्लेनेशन मैं दूंगी और आप इस वीडियो के लिए बने रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, अभी के लिए बाय बाय ब्यूटीफुल।